हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जेपी ऑनलाइन स्टडीज़ पर। और आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे लेकर लोग काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं, और ख़ास तौर पर वो लोग जो कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू फेस एन इंटरव्यू, आप इंटरव्यू कैसे फेस करें। ये टॉपिक उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग नौकरी के लिए किसी इंटरव्यू को फेस करते हैं, किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, और वो लोग टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। उनकी एक्सपर्टीज़, अगर वो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ काफ़ी अच्छी होती है, उनकी टेक्निकल नॉलेज काफ़ी साउंड होती है। बट जब बात आती है अपने आप को एक्सप्रेस करने की, जब बात आती है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, ब्रीफ देम अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या फिर वॉक अस थ्रू योर रिज्यूमे, टेल अस अबाउट योर सेल्फ, तो जब कुछ ऐसे सवालात आपसे पूछे जाते हैं जो कि जुड़े हुए आपसे ही हैं और आपसे अच्छा कोई बता भी नहीं सकता, लेकिन पता नहीं क्या होता है, इंटरव्यू फेस करते वक्त एक नर्वसनेस क्रिएट हो जाती है, एक मेंटल प्रेशर डेवलप हो जाता है, एक हेजिटेशन आने लग जाता है कि यार अब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं होते हैं बोलने के लिए। और वहाँ पर जो इंटरव्यू फेस करने वाला बंदा है, जो कैंडिडेट है, वो कॉन्फिडेंस अपना लूज़ कर जाता है और वहाँ पर बातें बिगड़ना शुरू हो जाती है। सो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं चाहूँगा कि आज का वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक पूरी तरीके से देखें, और इस वीडियो को देखने के बाद आई कैन अश्योर यू कि आपका इंटरव्यू को लेकर जो डर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, जब भी बात आती है इंटरव्यू को फेस करने की, तो वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्फ फर्स्ट। हम लोगों को अपनी तैयारी थोड़ी बहुत पहले कर लेनी चाहिए, हमें अपना थोड़ा बहुत होमवर्क पहले कर लेना चाहिए। तो जब भी किसी इंटरव्यू को फेस करने जाते हैं, उससे पहले हमें पता होता है जिस भी कंपनी के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए हम लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसकी जो भी एडवर्टीजमेंट है पोस्ट रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, वो हमने किसी न किसी नौकरी पोर्टल या किसी जॉब पोर्टल पे हमने इंटरनेट पे देखी होती है, और उनकी डिटेल्स को हमें गो थ्रू कर लेना चाहिए। क्योंकि बेटर इज़ कि आप अपना होमवर्क अगर करके जाएंगे तो यू विल बी क्वाइट कॉन्फिडेंट वाइल यू आर फेसिंग एन इंटरव्यू। तो उससे होगा ये कि जब भी आपने अपना रिसर्च वर्क अच्छे से किया हुआ है, आपने इंटरव्यू के लिए अच्छी तरीके से तैयारी की हुई है, आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा हुआ है, कंपनी प्रोफाइल पढ़ी हुई है, तो आप इंटरव्यू को अच्छी तरीके से डील कर पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, एक एक करके हमें उन्हें डिस्कस करना है। सबसे पहला पॉइंट है, गो थ्रू द जॉब प्रोफाइल, कंपनीज हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड। जब भी कंपनी अपनी वैकेंसी पोस्ट करती हैं किसी भी वेबसाइट पे, तो वहाँ पर वो जॉब से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन जरूर मेंशन करते हैं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके के कैंडिडेट्स वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा क्वालिफिकेशन से रिलेटेड उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, आर दे लुकिंग फॉर द फ्रेशर कैंडिडेट और द एक्सपीरियंस्ड वन। तो वो वहाँ पर कैटेगरी में सब कुछ मेंशन रहता है कि उनको 2 से 3 साल या 4 से 5 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, या फिर अभी जो कॉलेज से रिसेंटली हाल ही में पास आउट हुआ है, फ्रेशर कैंडिडेट चाहिए। तो इस तरीके की रिक्वायरमेंट उन्हें चाहिए। तो ये आप अच्छी तरीके से क्रॉस चेक कर लीजिए कि जो भी जॉब से रिलेटेड जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, क्या आप उन्हें पूरी तरीके से फुलफिल करते हैं। अगर वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट की डिमांड कर रहे हैं, तो क्या आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस है, और जो भी जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्या वो रेलेवेंट है आपकी डिग्री के साथ, आपके एक्सपीरियंस के साथ। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया। बेटर होगा कि कंपनी की डिटेल्स या कंपनी के बारे में जो भी आप रिसर्च वर्क करना चाहते हैं वो ज़रूर पहले से कर लें। इससे होगा क्या, जब भी आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछेगा, जो कि क्वेश्चन कॉमन होता है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आवर कंपनी, तो उस टाइम पे, उस क्वेश्चन के टाइम पे आप उसे अच्छी तरीके से डील कर पाएंगे, अच्छी तरीके से आंसर कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी के बारे में आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू पता है, आप उसके बारे में पहले से पढ़ के आए हैं। सो आप उस चीज़ को डील करते वक्त उसमें आपको आसानी रहेगी। सो बेटर इज कि मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इंटरव्यू पे जाने से पहले आप कंपनी की डिटेल, कंपनी प्रोफाइल, जॉब डिटेल, जॉब डिस्क्रिप्शन जो भी जेडी में दिया गया होता है वो आप चेक कर लीजिए एक बार, और उसे क्रॉस चेक अपने डिग्री के साथ, अपने रिलेवेंसी के साथ उसे चेक जरूर कीजिएगा। सेकंड बात आती है, रिकॉल योर टेक्निकल नॉलेज वंस। यहाँ पे दोनों तरीके के कैंडिडेट्स के लिए ही ये पॉइंट वैलिड है। अगर आप फ्रेशर हैं और आपने जिस भी जॉब प्रोफाइल के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर उसके साथ आपकी डिग्री मैच करती है, एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, आप कंप्यूटर साइंस से हैं और जिस जॉब वैकेंसी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो भी किसी प्रोग्रामिंग के लिए या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर के लिए वो एक रिक्वायरमेंट जनरेट हुई है, तो डेफिनेटली वो आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी डिग्री के साथ मैच करेगा। सेकेंड, अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर है किसी पुरानी कंपनी में, इस जॉब से रिलेटेड सेम उसी तरीके का काम था, आपके जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे वो सेम थे बिल्कुल, और अगर ये बिल्कुल आपके इस जॉब वैकेंसी के साथ रेलेवेंट होते हैं, तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट रहेगा। और अगर आपको लगता है कि जो जॉब वैकेंसी
अभी हाल ही में पोस्ट हुई है और जिसके लिए मुझे इंटरव्यू देने जाना है और वो किसी भी तरीके से मेरी डिग्री, क्वालिफिकेशन या मेरी एक्सपर्टीज़ के साथ मैच नहीं करती, तो बेटर होगा और मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसका इंटरव्यू फेस करने ना जाए। क्योंकि होगा क्या, अल्टीमेटली आप जब इंटरव्यू फेस करेंगे या मे भी हो सकता है इंटरव्यू से पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, टेक्निकल टेस्ट होता है, आप उसी में ही शॉर्टलिस्ट ना हो पाए, क्योंकि जिस चीज़ की आपको नॉलेज नहीं है आप उसके अंदर काम नहीं कर सकते। तो दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके ड्रेसिंग सेंस के बारे में और आपकी ग्रूमिंग के बारे में। ये दोनों ही पॉइंट मैं साथ में कवर करना चाहूँगा। होता क्या है कि आप टेक्निकली काफ़ी साउंड होते हैं, आपकी टेक्निकल स्किल्स काफ़ी अच्छी होती हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो सही नहीं है। दीज थिंग्स आर नोटिसेबल। होता क्या है कि लोग बाग आपको आपके कपड़ों को लेकर बहुत ज़्यादा जज करते हैं। अगर आपने फॉर्मल्स पहने हुए, अच्छी तरीके से आपने फॉर्मल्स को कैरी किया हुआ है, फॉर्मल शूज़, फॉर्मल ड्रेसअप है आपका, तो डेफिनेटली इट विल गिव अ गुड इंप्रेशन टू द इंटरव्यूअर। तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएँ तो कैरी योरसेल्फ इन प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस। और अगर आप बियर्ड रखने के शौकीन हैं, लेकिन बेटर रहेगा कि आप उसे थोड़ा सा ग्रूम कर लें, उसे थोड़ा सा ट्रिम कर लें, और अगर क्लीन शेव हो सकते हैं तो दैट विल बी बेस्ट। दोस्तों अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरीके से अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग। आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रखना है, स्ट्रांग रखना है, आपको काम रहना है, शांत बने रहना है, घबराना नहीं है। वहाँ पर कोई भी आपको पनिश करने नहीं बैठा है। ये जस्ट ओनली एक इंटरव्यू है जिसमें लोग आपको आपके रिज्यूमे के बेस पे, आपकी पर्सनैलिटी के बेस पे जज करेंगे एंड दे विल गेट एन आइडिया फ्रॉम योर पर्सनैलिटी कि आर यू सुटेबल फॉर दिस जॉब। तो इस तरीके से आपको, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है तो डेफिनेटली यू विल गेट द जॉब। इसके बाद डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि लोग काफ़ी हल्के में ले लेते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि इस चीज़ के बारे में भी आप काफ़ी ध्यान रखिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इंटरव्यूअर नोटिस करते हैं और वो चीज़ें आपका दिखाती हैं कि आप कितने प्रोफेशनल हैं जॉब को लेकर, आप कितना सीरियस हैं इस जॉब को लेकर। तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कैरी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड एक्स्ट्रा कॉपीज़ ऑफ रिज्यूमे। ज़्यादातर होता क्या है कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका रिज्यूमे ऑलरेडी इंटरव्यूअर के पास होता है, बट हो सकता है वहाँ पर एक इंटरव्यूअर की जगह 2, 3 या 4, 5 लोग एक साथ ज्यूरी हो सकती है वहाँ पर, जिसमें 4-5 इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू एक साथ ले सकते हैं। तो उसमें होगा क्या कि हो सकता है कि उनके पास एक ही रिज्यूमे की कॉपी हो, लेकिन अगर आपके पास 2 या 3 एक्स्ट्रा कॉपीज़ हैं रिज्यूमे की तो आप इजीली उनको एक्स्ट्रा कॉपीज़ रिज्यूमे की दे सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि इंटरव्यूअर के ऊपर आपका एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस जाएगा। इसके अलावा आप जो भी डॉक्यूमेंट कैरी करें वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्योंकि वो रिज्यूमे के साथ आपकी जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस होंगी, आपके जो एक्सपर्टीज़ या एक्सपीरियंस होगा, जो भी आपके सर्टिफिकेशन होंगे, उन्हें वो वैलिडेट करेंगे विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो ध्यान रखिए आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना ना भूलें, एक्स्ट्रा फोटोज़ आप जरूर कैरी करें और इसके अलावा रिज्यूमे की भी एक्स्ट्रा कॉपीज़ जरूर कैरी करें। अगला पॉइंट आता है जो कि ज़्यादातर लोग इसमें लापरवाही करते हैं, कैजुअलनेस रखते हैं, वो आता है कि आप पेन कैरी नहीं करते हैं। सो आई वुड सजेस्ट हियर कि आप एक पेन जरूर कैरी करें, क्योंकि हो सकता है इंटरव्यूअर के दिमाग में कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए या ऐसी कोई कंडीशन आ जाए इंटरव्यू के दौरान कि आपको कुछ लिखना पड़े, नोट करना पड़े, और अगर आपके पास पेन नहीं रहेगा सो इट विल नॉट गिव अ गुड इंप्रेशन टू द इंटरव्यूअर। आप वहाँ पर इंटरव्यूअर से पेन मांगने बैठ गए, सर कैन एक्सक्यूज मी, कैन आई बोरो योर पेन। सो ध्यान रखिए एक पेन जरूर आप कैरी करें। और इसके अलावा जो फाइनल पॉइंट है वो है बी ऑथेंटिक या बी ओरिजिनल। आप कोई भी ऐसा हिंट मत दीजिए इंटरव्यूअर को इंटरव्यू के टाइम पे कि उसे कहीं लगे कि यार ये कैंडिडेट फेक है या इसकी बातों में रियलिटी नहीं है। किसी भी चीज़ को इतना एक्सेजरेट मत कीजिए कि वो उसको एक पॉइंट मिल जाए उन चीज़ों को पकड़कर कि वो आपको क्रॉस क्वेश्चन कर दे। जो भी चीज़ें बात कीजिए वो फैक्ट बेसिस होनी चाहिए, जिनको आप वैलिडेट कर सकें आसानी से, उन्हीं चीज़ों के बारे में आप डिस्कस कीजिए। बाकी इधर उधर की बातें या हवाबाजी करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हो गई प्रिपरेशन आपकी इंटरव्यू पे जाने से पहले। अब बात आती है कि इंटरव्यू वाले दिन, यानी जिस दिन आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, उस दिन आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने इस स्लाइड को नाम दिया डूज एंड डोंट्स, की कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है और कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि मुझे ये चीज़ें नहीं बोलनी है या नहीं कहनी है, और कौन सी चीज़ें मुझे फॉलो करनी है। तो 1 बाय 1 हम एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहली है आस्क फॉर द परमिशन बिफोर एंटरिंग इनटू द रूम। ये आपके एटिकेट्स दिखाता है कि आप किसी भी प्रीमाइस में जाने से पहले, किसी भी रूम में या किसी भी कैबिन में एंटर करने से पहले, इफ़ यू आस्क फॉर द परमिशन
तो वो ज़्यादा बेटर इंप्रेशन देगा इंटरव्यूअर के ऊपर। ऐसे नहीं कि आपने दरवाज़ा खोला जाके और बैठ गए चेयर पे, आपने कोई परमिशन नहीं ली, तो ये एक रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है इंटरव्यूअर के ऊपर। सेकंड आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आपने रूम में परमिशन लेके एंटर किया है तो ग्रीटिंग करना जरूरी है, और वो डिपेंड करता है टाइम के अकॉर्डिंग कि अगर आप मॉर्निंग टाइम में इंटरव्यू दे रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू ग्रीट विद गुड मॉर्निंग। पोस्ट लंच टाइम है, मतलब ड्यूरिंग 12 o'clock, तो आप उस वक्त गुड आफ्टरनून, और इवनिंग टाइम है तो गुड इवनिंग। इसके बाद आती है, आपने मीट एंड ग्रीट हो गया, आपने अपना परमिशन लेके एंटर कर गए। इसके बाद आता है कि आप प्रॉपरली जहाँ पे आपको एक सिटिंग एरिया दिया हुआ है, चेयर वगैरह रखी हुई है, वहाँ पे विद द इंटरव्यूअर परमिशन आप बैठ जाइए, रिलैक्स होके बैठ जाइए, काम होके बैठ जाइए। आपको किसी भी तरीके से अग्रेशन शो नहीं करना है, किसी भी तरीके का हेजिटेशन शो नहीं करना है, घबराहट नहीं होनी चाहिए, हैवी ब्रीद मत कीजिए आप, ठीक है। तो काम एंड रिलैक्स योरसेल्फ, आराम से जाके बैठिए, ओके। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है, नेवर शोज योर कैजुअल एटीट्यूड। अब काम और रिलैक्स होने का मतलब ये नहीं है कि आप सामने डेस्क के ऊपर टांग रख के और बैठ जाए, या अपना जो भी आप फोल्डर फाइल या डॉक्यूमेंट्स लेके आए उन्हें धड़ाम से आप उसके ऊपर रख दें, अपना मोबाइल फ़ोन निकाल के उसके सामने रख दें और पेन से ठक ठक करने लग जाए। कईयों की आदत होती है अंगुलियों को चटकाने की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सही इंप्रेशन नहीं देती इंटरव्यूअर को। तो ध्यान रखिए, आप अपना कैजुअल एटीट्यूड घर पे ही रख के आएंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पे आपको प्रोफेशनली बिहेव करना है, अपने आप को बिल्कुल मैनर्ड और डिसिप्लिन रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, स्पीक व्हेन यू आर आस्क्ड टू स्पीक। जैसा कि मैंने अभी लास्ट स्लाइड में बताया था कि अपने आप को टू द पॉइंट रखिए, जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तभी आप आंसर करें, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। सो यू हैव टू स्पीक व्हेन यू आर आस्क्ड टू स्पीक। जब भी आपको कुछ पूछा जाए, आपको कहा जाए बताने के लिए, तो आप तभी बोलिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ट्राई टू बी केयरफुल लिसनर। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग नर्वसनेस की वजह से या कैजुअल एटीट्यूड की वजह से गड़बड़ी कर जाते हैं। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है उन्हें ध्यान से सुनिए, केयरफुली आप उन्हें सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद आप अपना आंसर कीजिए। ये नहीं कि वो पूछ रहा है आपके टेक्निकल एक्सपीरियंस के बारे में और आप उसे अपना पुराना कोई दूसरा ही किस्सा सुना रहे हैं, ठीक है। तो चीज़ों में रिलेवेंसी होनी चाहिए, जो भी क्वेश्चन का आंसर आप कर रहे हैं वो क्वेश्चन से ही रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। इधर उधर की बातें आपको नहीं करनी है। सो ट्राई टू बी अ केयरफुल लिसनर। इसके बाद अगले पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, कीप योर फोन ऑन फ्लाइट और साइलेंट मोड। और आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर ड्यूरिंग इंटरव्यू अगर आपका फ़ोन आ जाता है, फ़ोन रिंग करने लग जाता है और आपने उसे रिंग पे किया हुआ है, तो डेफिनेटली वो अच्छी बात नहीं होगी और एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। इसके बाद बात आती है 8 पॉइंट, फिर से वही, स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया था, आपको किसी भी तरीके से किसी भी हालत में अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। कीप योर सेल्फ स्ट्रेट, कीप योर सेल्फ कॉन्फिडेंट, तो आपकी जीत जरूर होगी। इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, डोंट लुक डाउन, ऑलवेज ट्राई टू मेक आई कॉन्टैक्ट वाइल कन्वर्सिंग। मोस्टली पीपल यहाँ पे थोड़ा सा लैग कर जाते हैं। होता क्या है कि इंटरव्यूअर आपके सामने बैठा है और आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप आंसर करते वक्त उसके साथ आई कांटेक्ट बना के रखें। जबकि होता क्या है, नॉट इवन इन इंटरव्यू, जब भी आप किसी से वैसे नॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं तो बेटर है कि आप किसी के साथ भी जब भी बात करें तो आप आई कांटेक्ट बना के बात करें। ऐसा नहीं है कि वो बात सामने वाला आपके साथ बात कर रहा है और आप इधर उधर हाँ यार आ जाऊंगा मैं, देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछ रहा है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, माई नेम इज़ सौरभ शर्मा एंड आई हैव डन माई बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। आपको इस तरीके से बिल्कुल भी बिहेव नहीं करना है, ठीक है। आप अपना आई कांटेक्ट बना के रखिए। और अगर रूम में इंटरव्यू लेते वक्त 2 या 3 इंटरव्यूअर जूरी बैठी है, वहाँ पे 2 या 3 लोग एक साथ बैठे हैं, तो ट्राई टू मेक पार्शियल आई कांटेक्ट विद ईच एंड एवरीबडी। मतलब टाइमली एक आई कांटेक्ट बनाइए, ये नहीं कि एक की आंखों में घूर घूर के देखते रहें आप। हर किसी को मतलब आपका चेहरा स्माइली होना चाहिए, एक फेस पे अच्छे जेस्चर्स होने चाहिए और उसके साथ आई कांटेक्ट आपका जरूरी है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि आपको कभी नीचे नहीं देखना है, इधर उधर नहीं देखना है। जब भी आप बातें करें तो जिनसे आप बात कर रहे हैं उनके चेहरे में, उनके आंखों में आंख मिला के बात करें। और ऐसा भी नहीं है कि उसको बिल्कुल स्टेयर करना है आपको कि मैं तेरे को खा जाऊंगा, नहीं, नॉर्मल आपकी लुक्स होनी चाहिए, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, आंसर द थिंग्स विद वैलिड रीजंस, डोंट ओवर एक्सेजरेट एनीथिंग।
ये जैसा कि मैंने वापस से आपको दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ इसी पॉइंट को कि वैलिड रीजंस होने चाहिए आपको अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए। आप जो भी बात करें, जो भी आप फैक्ट रखें, जो भी आप डिस्क्लेमर दें, उनका आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आपके वैलिड फैक्ट्स होने चाहिए। बातों को बढ़ा चढ़ा के आपको नहीं बताना है। जैसे आपके हॉबीज़ के बारे में पूछ लें और आपके पास कुछ है ही नहीं बताने को, और आपने ऐसे हवा में बात कर दी कि मैं अपने कॉलेज टाइम में क्रिकेट टीम का कैप्टन था, और ये माइट बी पॉसिबल कि जो इंटरव्यूअर जो आपके सामने बैठा है वो क्रिकेट का काफ़ी फ़ैन हो और आपसे वो कुछ ऐसे सवाल पूछ ले जिसमें आप अटक जाएं, आप जवाब ना दे पाएँ। तो ध्यान रखिए, जो चीज़ें आपने की हैं, जो चीज़ों जो आपके साथ हुआ है, जिस चीज़ को आपने अब तक एक्सपीरियंस किया है, जिस चीज़ की आप एक्सपर्टीज़ रखते हैं, जो आपकी हॉबीज़ हैं, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, वही आप डिस्कस करें। क्योंकि होता क्या है कि इंटरव्यूअर बेवकूफ़ नहीं होता है। आप जैसे जाने कितने कैंडिडेट्स को वो डेली में डील करता है, ठीक है, तो वो आराम से जज कर लेगा, वो पकड़ लेगा कि यहाँ पे यार भैया ये झूठ बोल रहा है। तो बेटर होगा कि आप चीज़ें उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करें जो कि सही है, जो कि फैक्ट हैं, जो आपके साथ हुई है। ओके, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो कि हर एक इंटरव्यू का कॉमन क्वेश्चन होता है, और इसी को लेकर जो कैंडिडेट हैं वो काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इंटरव्यूअर हमसे पूछता है वो रहता है, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, या इसको वो इस तरीके से भी पूछ सकता है, वॉक अस थ्रू योर रिज्यूमे, या टेक अस थ्रू योर रिज्यूमे, हमें आप अपने रिज्यूमे के बारे में बताइए, आप हमें अपने बारे में बताइए, या ब्रीफली डिस्क्राइब योरसेल्फ। ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो इसको मैंने 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, क्योंकि डिपेंड करता है कि कैंडिडेट जो इंटरव्यू फेस कर रहा है वो एक्सपीरियंस्ड होल्डर है या वो एक कॉलेज पास आउट फ्रेशर है, ठीक है। तो डेफिनेटली दोनों का इंट्रोडक्शन अलग होने वाला है, तो एक एक करके हम स्लाइड्स में ये देखते हैं। चलिए सबसे पहले एक्सपीरियंस कैंडिडेट के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अगर आपने रूम में एंटर करते ही जब आपने ग्रीटिंग किया और अगर आपने अभी तक अपना नाम शेयर नहीं किया, बिकॉज मीट एंड ग्रीट करते वक्त जनरली होता क्या है कि जनरली लोग अपना नाम ज़रूर बताते हैं। तो इफ़ you have shared your name already, so don't need to start with your name again. ओके, ये ध्यान रख लीजिए क्योंकि वो थोड़ा सा ऑड लगेगा। आपने क्योंकि ग्रीटिंग करते वक्त गुड मॉर्निंग सर, आई एम रोहन शर्मा, आई एम सौरभ शर्मा, या जो भी आपने अपना नाम रखा है और वो नाम बताया है आपने, अगर उसे आप दोबारा से शुरू करते हैं अपने बारे में डिस्कस करते वक्त, हेलो अगेन, आई एम रोहन शर्मा, सौरभ शर्मा, तो वो थोड़ा सा ऑड लगता है। इसलिए अगर आप ग्रीटिंग के टाइम पे अपना नाम बता चुके हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इंट्रोडक्शन ब्रीफिंग देते वक्त आप अपना नाम बताएं। सो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, स्टार्ट विद योर नेम इफ़ यू हैवंट शेयर्ड इट येट, अगर आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। टेल देम अबाउट योर प्रीवियस और करंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि ये स्लाइड जो है वो आपको एक्सपीरियंस कैंडिडेट के इंट्रोडक्शन के बारे में बता रही है। तो अगर आप इफ़ यू आर एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट, सो टेल देम अबाउट योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन और द करंट ऑर्गेनाइजेशन। और हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस भी लेटेस्ट कंपनी में या जिस भी करंट कंपनी में अभी काम कर रहे हैं वहाँ से शुरू करना है और अपनी प्रीवियस कंपनीज़ की तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ना है। यानी जो आपकी सबसे पहले कंपनी रही होगी जॉब वाली, उसको आपको सबसे लास्ट में अप्रोच करना है। और मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपनी करंट कंपनी तक ही लिमिटेड रहें इंटरव्यू के दौरान, सो दैट विल बी ओके, क्योंकि इंटरव्यूअर भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है आपके आगे के कंपनीज़ के अंदर। इसके बाद बात करते हैं, जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप जिस भी करंट कंपनी में या जिस भी प्रीवियस कंपनी में आप काम करते थे या काम करते हैं तो उसके बारे में अपना जॉब डेजिग्नेशन, जॉब रोल, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उसके बारे में आप ज़रूर से शेयर करेंगे। उसके बारे में आप बताएंगे कि मैं इस पोस्ट पे या इस डेजिग्नेशन पे इस कंपनी में काम करता हूँ या करता था और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी, आई एम वर्किंग एज अ टीम प्लेयर, आई एम वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आई एम वर्किंग एज अ प्रोग्रामर। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में और एप्लीकेशन या किसी प्रोग्रामिंग के लिए कोडिंग करते हैं तो यू कैन आंसर इट लाइक दैट। ओके, इसके बाद अगर आपकी कोई अचीवमेंट रही है करंटली कंपनी में काम करते हुए या प्रीवियस कंपनी में आपको कुछ अप्रिसिएशन मिला है, आपके काम को अप्रिशिएट किया गया है, तो डेफिनेटली आप उसे बताइए, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि हाउ मच यू आर एक्सेल इनटू योर वर्क, आप कितने कुशल हैं, कितने अच्छे हैं अपने काम करने में। और ये चीज़ें तभी पता पड़ती हैं जब आपको कोई अचीवमेंट मिली हुई होती हैं, आपको कोई रिकग्निशन मिली होती है कंपनीज़ के थ्रू, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर मैंने सैम्पल में एक इंट्रोडक्शन तैयार किया है जिसको मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, वो नेक्स्ट स्लाइड में एक बार जल्दी से उस इंट्रोडक्शन को एक बार देख लेते हैं। तो इस स्लाइड में मैंने इंट्रोडक्शन एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए तैयार किया है। तो यहाँ पर मैंने सैम्पल कैंडिडेट नेम लिया है और एक सैम्पल कंपनी का नाम रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
I am Saurabh Sharma. Currently, I am working as a Java programmer in XYZ SoftTech. My job is to understand the requirements of our clients, and based on that, we need to develop mobile applications that fulfills the client's demand. For this, we are directly associated with the clients throughout the process. We need to take meetings on phone calls and video conferencing for better understanding of clients' requirements. So, as per my job profile, I am involved in complete project transition till the delivery. And from last 2 years, our team is achieving award for the best team in client satisfaction category. तो यहाँ पर आपने इस पूरी ब्रीफिंग के टाइम पे ये बताया कि आपकी जॉब डेजिग्नेशन क्या थी। तो यहाँ पे इन्होंने कहा मेंशन किया है कि वो जावा डेवलपर के तौर पे वहाँ पर काम करता था और उसका रोल क्या था। उसका रोल था कि भैया जितना भी पूरा प्रोजेक्ट का प्रोसेस होता था, थ्रू आउट द प्रोसेस मैं उस प्रोजेक्ट से जुड़ा रहता था, जिसमें हमको क्लाइंट डीलिंग करनी रहती थी। क्लाइंट के साथ हम कॉल पे वीडियो कॉल पे जुड़े हुए रहते थे, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरीके से समझते थे, अंडरस्टैंडिंग लेते थे उसका डिटेल्स के बारे में, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स थी। देन उसके बाद हम उस प्रोजेक्ट को कन्वर्ट करते थे, कोडिंग करते थे, और जो भी हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन का डिलीवरी टाइम होता था, टिल दैट टाइम वी आर एसोसिएटेड विद द क्लाइंट। और यहाँ पर उसने अपनी अचीवमेंट के बारे में बताया कि जिस भी टीम में मैं काम करता था एज ए प्रोग्रामर, उस टीम को पिछले 2 सालों से लगातार अच्छे क्लाइंट सेटिस्फैक्शन के लिए उसे अप्रिशिएशन मिल रहा है, कंपनी की तरफ से उसे अवार्ड किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपने अपनी अचीवमेंट के बारे में भी डिस्कस किया है, तो दैट विल मेक अ गुड इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर एज वेल। तो यहाँ पे आपका जो इंट्रोडक्शन है वो ब्रीफ होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। उसमें आप कोई भी ऐसी बातें ना करें जो थोड़ी सी डिस्गाइज्ड हो, या ऐसा हो कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, इंटरव्यूअर के मन में डाउट क्रिएट करें, जिससे उसको और कुछ ऐसा पॉइंट मिल जाए पकड़ने के लिए जिससे वो आपको और क्रॉस क्वेश्चन कर सकें। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मैंने फ्रेशर के लिए एक इंट्रोडक्शन के कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। तो उनको लेकर आप कि एज अ फ्रेशर अगर आप एक इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स में डील करना रहेगा। तो यहाँ पे फिर से हम वही बात करेंगे, आप स्लाइड में देख लीजिए एक बार। वो स्टार्टिंग आपको अपने नाम से करनी है, स्टार्ट विद योर नेम फर्स्ट। और अगर आपको अपने कॉलेज के बारे में, अपना कॉलेज आपका टियर 1 या टियर 2 या कोई भी रिनाउंड कॉलेज है, आपकी रिनाउंड यूनिवर्सिटी, और आप बताना चाहते हैं कि भैया मैं IIT से पास आउट हूँ या NIT से पास आउट हूँ या मैं किसी अच्छे वेल एस्टैब्लिश्ड फेमस कॉलेज से पास आउट हूँ, और वहाँ पे आप आपको बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप उसे डिस्कस कीजिए, मेंशन कीजिए उस पॉइंट को। एकेडमिक्स के बारे में बता सकते हैं, आपके जो भी बोर्ड क्लासेस में जो आपके स्कोर रहे हैं, आपके जो डिग्री टाइम में, आपके ग्रेजुएट के टाइम में, पोस्ट ग्रेजुएट के टाइम में जो भी आपके स्कोर रहे हैं वो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई इंटर्नशिप की हुई है, कोई सर्टिफिकेशन एक्स्ट्रा आपने किया हुआ है, उसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं, कोई रियल टाइम आपने इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट किया हुआ है, उसमें हैंड्स ऑन आपका एक्सपीरियंस है जो कि आपको लगता है कि इस जॉब से रिलेवेंट है और यहाँ पे वो मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो डेफिनेटली यू डू नीड टू मेंशन दैट थिंग। सो फ्रेंड्स, अगला सवाल जो आता है इंटरव्यूअर का वो रहता है व्हाट मेक्स यू फिट फॉर दिस जॉब। आपको क्यों लगता है कि आप इस जॉब के लिए सुटेबल कैंडिडेट हो, आप ही इस जॉब के लिए अप्रोप्रिएट कैंडिडेट हो, या आपको क्यों लगता है। तो यहाँ पर इंटरव्यू ये जानना चाहता है कि आप अपने आप को कैसे डिफाइन करेंगे, यू आर द अप्रोप्रिएट कैंडिडेट, यू आर द राइट वन, वो कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम किन किन चीज़ों को हाईलाइट करें, किन किन चीज़ों को फोकस करें। तो बात करते हैं हम उन पॉइंट्स के बारे में जो यहाँ पर हमें मेंशन करनी रहेगी। तो जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा था कि जो जॉब इंटरव्यू में ब्रीफिंग हमने दी थी वो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए थी। तो अगर ये जॉब जो है वो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए, एक कोडर के लिए है, तो वो अगर इसको अपनी टर्म्स में डिफ़ाइन करना चाहेगा कि मैं हाउ एम आई सूटेबल फॉर दिस जॉब, सो वो कैसे बताएगा। लेट्स सी विद एन एग्जाम्पल। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, सिंस दिस जॉब वैकेंसी इज़ फॉर द कंप्यूटर प्रोग्रामर and as per my resume you can see I am a graduate in computer science and my programming skills are good as I have won several competitions in computer coding during my degree. Even in my school days I was keen to learn programming languages that shows my passion and inclination toward computer coding. So if you ask me, I think that I am the right fit for this job. तो यहाँ पर उस कैंडिडेट ने अपने आप को जॉब से रिलेट करते हुए बताया कि जैसा कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन जिसमें लिखा है कि आपको एक कंप्यूटर कोडर चाहिए, कंप्यूटर प्रोग्रामर चाहिए, तो और मैंने अपनी प्रीवियस कंपनी में भी एज ए प्रोग्रामर काम किया हुआ है। और अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट है तो आप ये बता सकते हैं कि मैंने अपने जो ग्रेजुएट की है, जो डिग्री की है, वो मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ही अपनी ग्रेजुएट की है।
कंप्यूटर की फील्ड में ही मैंने अपनी डिग्री हासिल की है और इसके अलावा मेरा जो रुझान है, मेरा जो इंक्लिनेशन है, मेरा जो ज़्यादातर फोकस है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरफ ही रहा है। इवन दो कॉलेज ज्वाइन करने से पहले मैं स्कूल टाइम में भी कोडिंग की तरफ ही ज़्यादा पैशनेट था, इंक्लाइंड था। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको जॉब से रिलेट ज़्यादा कर पाएंगी और इससे इंटरव्यूअर को भी लगेगा कि ही इज़ द राइट फिट फॉर दिस जॉब। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ तक आपने अपने बारे में ब्रीफिंग दे दी, इंट्रोड्यूस कर दिया अपने आप को, आपने ये बता दिया कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए या कंपनी को क्यों लगे कि आप एक सुटेबल कैंडिडेट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप अपनी जो कंपनी में अभी काम करते थे, ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए हो सकता है क्वेश्चन, कि आप जो पुरानी कंपनी में काम करते थे उसे आप क्यों छोड़ना चाहते हो या उसे छोड़कर आप हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। अब यहाँ पे जो हमने सबसे पहले स्लाइड में डिस्कस किया था कि आप एक बार कंपनी की प्रोफाइल को ज़रूर से रीड करें, कंपनी की हिस्ट्री बैकग्राउंड आप ज़रूर से सर्च कर लें, क्योंकि जो भी कंपनी की वेबसाइट रहेगी उस पर अबाउट अस के कॉलम के अंदर सब कुछ बताया हुआ रहता है कि कंपनी कब से एग्जिस्ट कर रही है इस मार्केट के अंदर, कौन कौन से डोमेन के अंदर डील करती है, कौन कौन सी सर्विसेज कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, किस तरीके की डाइवर्सिफाइड कंपनी है या नहीं है, MNC कंपनी है या ओनली सिंगल डोमेन में काम करती है, सिंगल ज्योग्राफी में ही काम करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी इस क्वेश्चन को आंसर करने में। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपने इंटरव्यू से पहले जो प्रिपरेशन की थी वो अब आपकी यहाँ पर काम आने वाली है। तो आप इसका आंसर कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। Although I am quite satisfied with my current organization, but when I got to know about the job vacancy in your company, I went through the company's profile, and it is impressive to see that this company is the leading player in their segment from last 5 years by providing quality services with 100% customer satisfaction in multiple domains and geographies with latest technological involvement. So I would love to join an emerging organization with such a great track record in market, as well as having a diversified working environment where I can grow my skill set and adding a value to a company as well. तो यहाँ पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि भैया मैंने आपकी जब जॉब वैकेंसी के बारे में जब मुझे पता पड़ा, जिस भी जॉब पोर्टल पे मुझे ये पता पड़ा कि आपकी कंपनी में रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले मैंने आपकी कंपनी की हिस्ट्री बैकग्राउंड चेक किया और हिस्ट्री बैकग्राउंड चेक करने के बाद मुझे ये पता पड़ा कि भैया पिछले 5 साल से या 10 साल से आप जो है अपनी मार्केट के या अपने जो भी सेक्टर में या जिस भी सेगमेंट में आप काम कर रहे हो उसके आप लीडिंग प्लेयर हो। आपकी जो वैल्यूएशन है, आपकी जो कैपिटल है, मार्केट कैपिटल, जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा जिस भी तरीके से आप काम को परफॉर्म करते हैं वो टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर रहता है। इसके अलावा आप ये भी कहना चाहते हो कि भैया ऐसी कंपनी में जुड़ के मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, मैं अपने स्किल्स और नॉलेज को काफ़ी इंप्रूव कर पाऊँगा और यहाँ तक कि मैं कंपनी की ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्पफुल रहूँगा। तो इससे इंटरव्यूअर को क्या लगेगा कि भैया ये थोड़ा सा अपना होमवर्क करके आया है, ऐसे नहीं कि भैया मुंह उठाया और इंटरव्यू देने आ गया कि भैया मेरे को तो जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे एक अच्छा इंप्रेशन, बहुत ही अच्छा इंप्रेशन इंटरव्यूअर के ऊपर आपका जाता है। ओके, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि आप ये कंपनी ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, उसका मैंने आंसर बता दिया, लेकिन आपको क्या चीज़ें याद रखनी है जो आपको आंसर नहीं करनी है। आपको ये कभी नहीं बोलना है कि मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करना क्यों चाहता हूँ। आप कभी ये मत बोलिए अपने पुराने बॉस की बुराई शुरू कर दें, यार वो तो एक बहुत बड़ा सिरदर्द था, मैं उस कंपनी को ज्वाइन नहीं करना चाहता था, वहाँ फ्री का खाना नहीं मिलता था, या फिर कहें कि भैया मेरे को पैसा चाहिए, वहाँ पे कम पैसा मिलता था, यहाँ ज़्यादा मिलता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर इंटरव्यूअर के सामने नहीं बोलनी है। फर्स्ट इज़ बिकॉज यू गाइज आर अमेजिंग। सेकेंड, माई प्रेजेंट बॉस इज़ अ हेडेक। Third, there is no pantry in my office. Fourth, for more money of course. And fifth, I don't have any other option. So ये प्लीज़ ये सिली मिस्टेक्स हैं या सिली आंसर्स होंगे जिन्हें डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने आंसर करते वक्त आप अपनी चीज़ों में शामिल ना करें। तो आपका अगला जो क्वेश्चन इंटरव्यूअर का हो सकता है, और ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, ये ज़रूर से पूछते हैं कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, कि आप अपने आप को इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5 सालों के दौरान कैसे देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर इंटरव्यूअर आपसे ये जानना चाहता है कि आप लंबा टिकोगे कि नहीं टिकोगे, या 1 साल में आप यहाँ पे जॉब करके अगली कंपनी में अच्छा ऑफर आया वहाँ पे आप चले जाओगे एक्सपीरियंस लेके। तो यहाँ पर वो जानना चाहता है आर यू लॉन्ग लास्टिंग कैंडिडेट और नॉट, यानी आप ज़्यादा लंबे टाइम तक रहने वाले हो या नहीं रहने वाले। क्योंकि अगर आप साल 6 महीने के खिलाड़ी हो तो डेफिनेटली दे वोंट हायर यू, वो आपको हायर नहीं करेंगे।
तो यहाँ पर आपको अपना आंसर देते वक्त काफ़ी केयरफुल रहना है। आपको किसी भी तरीके से ये जाहिर नहीं करना है भैया मैं तो 6 महीने के लिए यहाँ पे आया हूँ और जैसे ही मेरे को मिला कोई अच्छा सा ऑप्शन और मैं निकल जाऊँगा बाहर फॉरेन के अंदर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है। तो आपका जो आंसर होगा वो काफ़ी बैलेंस्ड होना चाहिए, काफ़ी नपातुला होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक सैम्पल आंसर तैयार किया है, एक बार उसको एक बार देख लेते हैं। सो आप इसमें आंसर किस तरीके से करेंगे? I want to explore opportunities by gaining knowledge and developing skills. I want to gain experience in the different dynamics of project for major clients. I will be looking myself as an asset to the organization in long term and at the same time anticipating myself in a major role in this organization. तो यहाँ पे आपने उसे क्या कहा कि भैया मैं यहाँ पे अपने आप को एक एसेट की तरह देखता हूँ कंपनी के अंदर, यानी मैं कंपनी के अंदर लंबे टाइम तक टिका रहना चाहता हूँ और अपने आप को एक मेजर रोल पे पहुँचते हुए देखना चाहता हूँ। यानी मैं यहाँ पे लंबे टाइम तक काम करूँ, अच्छा काम करूँ और प्रमोशन लूँ और साल दर साल मैं अपने आप में इम्प्रोवाइजेशन करता रहूँ, जहाँ पे मेरी नॉलेज और स्किल्स दोनों इम्प्रूव हों और साथ ही साथ मेरी डेजिग्नेशन भी इम्प्रोवाइज हो। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा हिंट चला जाएगा इंटरव्यूअर को कि भैया हाँ ये कम से कम 3-4 साल तो यहाँ पर काम करेगा, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि कंपनी का काफ़ी पैसा इन्वॉल्व है। आपको ट्रेनिंग दे रहा है, ट्रेनिंग देने के बाद 2-3 महीने की ट्रेनिंग दी, उसके बाद 2-3 महीने में आपका रिपोर्ट या आपका जो आउटपुट है वो खराब आया तो कंपनी का तो पैसा वेस्ट चला गया। तो डेफिनेटली दे वांट अ गाय हु विल सर्वाइव एटलीस्ट 2 और 3 ईयर्स और 5 ईयर्स देयर, ओके। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर के पास होता है आपके लिए वो होता है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस। तो ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो कि हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और लेकिन यहाँ पर आपको आंसर करते वक्त अपने अकॉर्डिंगली इन चीज़ों को आंसर करना है कि आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ बतानी है, किस तरीके से अपनी वीकनेसेस बतानी है। तो एक बार सैम्पल के लिए कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को मैंने प्रिपेयर किया है, तो लेट्स सी। तो यहाँ पर जब भी आपको आंसर करना है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, तो आप इसमें थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर सकते हैं एज़ पर योर स्ट्रेंथ्स। आपको अपने हिसाब से ही अपनी स्ट्रेंथ को लिखनी रहेगी। ऐसा नहीं कि भैया रटा रटाया कहीं से भी कॉपी पेस्ट किया और आपने उस चीज़ को रट के, क्योंकि वहाँ पर इंटरव्यूअर ऐसा नहीं है कि आप ही इकलौते हैं जिसका इंटरव्यू ले रहा है। उसका डेली का काम है, वो इस काम में एक्सपर्ट है, माहिर है, वो जज कर लेगा कि भैया ये तो कहीं से कॉपी पेस्टेड है या रट के आया है। तो आपको वही चीज़ें बोलनी है। मैंने फिर रिपीट करूँगा, वही चीज़ें बोलनी जो फैक्ट हों, जो वैलिड हों। आपको हवाबाजी कुछ भी नहीं करना है, ओके। सो यहाँ पर आप आंसर इस तरीके से करते हैं, आई डोंट थिंक दैट दीज आर माई स्ट्रेंथ्स एज आई एम कंसिडरिंग दीज एज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ स्टाइल। फर्स्ट, आई एम पंक्चुअल ऑफ टाइम। सेकेंड, आई एम अ फास्ट लर्नर। थर्ड, वेरी अडेप्टिव टू न्यू एनवायरनमेंट। फोर्थ, टीम प्लेयर, कि ऐसा ही नहीं है कि भैया मुझे अकेले ही काम करना है या किसी के अंडर काम नहीं करना, कोई मेरा बॉस नहीं होना चाहिए, मैं अपने आप अकेले में अकेला चैम्बर चाहिए, मेरे को एसी चाहिए और उसमें काम कर सकता हूँ, नहीं। क्योंकि वहाँ पे आप चूज़ी नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको टीम में काम करना है, एज अ टीम मेंबर काम करना है, तो आपको उस तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज़ में अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कैंडिडेट्स को लेकर रिक्वायरमेंट्स बदल जाती हैं। कभी आपको हो सकता है सोलली पूरा प्रोजेक्ट हैंडल करना पड़े, कई बार हो सकता है आपको अपनी पूरी टीम को डील करना पड़े, या हो सकता है कई बार आपको एज अ टीम प्लेयर एक टीम के अंदर रहकर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना पड़े। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं आई एम अ टीम प्लेयर। फिफ्थ पॉइंट है हैव द एक्सपीरियंस टू लीड द टीम ऑल्सो। तो यहाँ पर आप दोनों चीज़ें बोल रहे हैं कि मैं टीम प्लेयर भी हूँ एज वेल एज आई हैव द एक्सपीरियंस टू लीड द टीम। क्योंकि मैंने जो प्रीवियस कंपनी में काम किया है वहाँ पर मैंने 3, 4, 5, 6 जितने भी लोग हैं उन प्रोफेशनल्स की टीम को मैंने लीड किया है, गाइड किया है, एज ए प्रोजेक्ट इंचार्ज काम किया है। जितना भी प्रोजेक्ट स्क्रैच से लेकर एंड तक का जो भी प्रोजेक्ट का काम था वो मैं ही देखता था, जो भी सुपरविजन का काम था वो मेरे ही गाइडेंस में होता था। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेंथ्स बता सकते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट आता है डेडिकेटेड टुवर्ड्स क्वालिटी वर्क। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप हाईलाइट कर सकते हो कि भैया मैं क्वालिटी वर्क में बिलीव करता हूँ। मुझे ऐसे नहीं है कि जल्दी का काम करना है और काम कंप्लीट करके देखना है, नहीं, मुझे क्वालिटी वर्क चाहिए जिसमें 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन हो। इसके बाद आता है गुड नेटवर्किंग स्किल्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये बेसिकली आपके लिए हेल्पफुल ही रहते हैं, क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग है, आपकी नेटवर्किंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली यू आर द राइट फिट फॉर द जॉब। इसके बाद बात करते हैं व्हाट आर योर वीकनेसेस। और ये क्वेश्चन इसलिए पूछना चाहता है कि इंटरव्यूअर आपसे ये पूछना चाहता है कि भैया तेरे में सारी अच्छी अच्छी क्वालिटी हैं या कुछ कमी भी हैं, क्योंकि नोबडी इज़ परफेक्ट।
कोई भी ऐसा नहीं है कि जो परफेक्ट होता है, कुछ ना कुछ कमी होती हैं। तो आप अपने हिसाब से अपनी कमी बताइए जिनको आप अच्छी तरीके से बता सके, उनको अच्छी तरीके से आप हाईलाइट कर सके। एंड देन उसके बाद ये जरूर बताइएगा कि अगर मेरे में ये कमी है तो मैं उसे रेक्टिफाई करने के लिए काम क्या कर रहा हूँ। ये नहीं कि कमी बता के छोड़ दिया, भैया मेरे पास तो ये कमी है, मैं तो सोता हूँ तो सोता ही रहता हूँ, मुझे 10-11 बजे से पहले उठने की आदत नहीं है और मेरा टाइम तो है ना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मैं तो इतने बजे ही आऊँगा। तो इस तरीके के एक्सक्यूज़ नहीं होने चाहिए, इस तरीके की वीकनेसेस नहीं होनी चाहिए। अगर वीकनेसेस हैं, डेफिनेटली होती हैं, तो आप उन्हें बताइए और उसके रेक्टिफिकेशन के लिए आप उस पर क्या काम कर रहे हैं वो भी बताइए, जिससे क्या होगा कि इंटरव्यू को एक पॉजिटिव अप्रोच जाएगी आपकी कि हाँ अगर वीकनेसेस हैं तो ये उसको रेक्टिफिकेशन के भी काम कर रहा है। तो एक सैम्पल के लिए एक देख लेते हैं। As I mentioned earlier in my strengths that I am more dedicated towards quality work. So due to that, sometime while working on the project, I used to consume more time than allotted time window. So यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहा है अपनी वीकनेस के बारे में कि भैया जैसा कि मैंने आपको अभी स्ट्रेंथ्स में बताया था कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो है क्वालिटी वर्क, आई एम डेडिकेटेड टुवर्ड क्वालिटी वर्क। तो क्वालिटी वर्क होते वक्त क्या होता है कि कई बार मेरे को ज़्यादा टाइम लग जाता है, मैं टाइम कंज्यूम कर जाता हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि जो कस्टमर ने या जो हमारा अपर मैनेजमेंट है, जो उसने टाइम विंडो दे रखी है, डेडलाइन जो दे रखी है, मैं उसको ब्रीच कर जाता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं क्लाइंट सेटिस्फैक्शन के लिए ज़्यादा काम करता हूँ। तो यहाँ पे हो सकता है कि मैं वो डेडलाइन क्रॉस कर जाऊँ, लेकिन मेरा जो फोकस रहता है वो फोकस रहता है भैया क्वालिटी वर्क की तरफ। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रहा है वो कि मैं उसके रेक्टिफिकेशन के लिए क्या काम कर रहा हूँ, तो देखिए आप। एंड आई एम वर्किंग ऑन इट बाय प्रायोरिटाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द टास्क ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। तो वो ये बता रहा है कि अब मैं सीख रहा हूँ कि काम को किस तरीके से प्रायोरिटाइज किया जाए, किस तरीके से कौन सा काम मुझे पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, किसकी प्रायोरिटी अर्जेंट है तो पहले मैं उसको डील करूँ और जो सेकंड प्रायोरिटी या लेस प्रायोरिटी वाले जो काम हैं उनको बाद में डील करूँ। या अगर मेरे पास टीम है तो मैं कैसे किस तरीके से अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ तो मेरे ऊपर अकेले के ऊपर ही बर्डन ना आए और काम जो है आराम से कंफर्टेबली भी हो जाए और विद इन द टाइम पीरियड जो भी आपको टाइम विंडो, जो डेडिकेटेड टाइम विंडो जो मिली हुई है उसके अंदर वो कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से आप अपने स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं। आप इंटरव्यू को काफ़ी अच्छे तरीके से फेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, जब भी आप अपने आंसर करें वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कीजिए। आप ये नहीं कि कहीं से भी कॉपी पेस्ट या इस वीडियो को देख के जो भी आपने स्लाइड्स में देखा उनको कॉपी पेस्ट करके आप बता दें, क्योंकि लाखों लोग या कई लोग ऐसे होंगे जो इनकी तरह ही या इंटरनेट से अपने आंसर कॉपी पेस्ट करते हैं, तो वो ऑथेंटिक नहीं होते हैं क्योंकि इंटरव्यूअर को पता रहता है कि क्या ऑथेंटिक है और क्या कॉपी पेस्टेड है, फेक क्या है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद स्पोकन इंग्लिश पे हम और भी जल्दी और बहुत सारे वीडियो लेके आने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो बेल का आइकन है आप उसे दबा दीजिए, जिससे जो भी नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसका अलर्ट, उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।